नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में और मैं दावा करता हूं कि वाक्य की वीडियोस आप पूरी देखें। उसके बाद में वाक्य से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो बेसिकली क्लासेस में नहीं बताई जाती हैं, उन सबको समाहित करके वाक्यों से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। क्या कुछ बारीकियाँ होती हैं ये आपको पता चलेगा। इसके साथ ही आपको वाक्य परिवर्तन जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वाक्य से संबंधित वो सारी समस्याओं का समाधान आप इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम वाक्य की बेसिक्स को। देखिए, एक बात है आपको याद रखनी पड़ेगी और वो ये है कि आचार्य विश्वनाथ, कौन? आचार्य विश्वनाथ। देखिए, इनका नाम महत्वपूर्ण है इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने वाक्य और रस के संबंध में अपने महत्वपूर्ण मत दिए हुए हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। विश्वनाथ जी की एक रचना थी जिसका नाम था क्या? साहित्य दर्पण। क्या नाम था? साहित्य दर्पण। इसमें क्या कहा है इन्होंने इसमें एक बात कही हुई है कि योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त वाक्य, मतलब पदों का ऐसा समूह जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो और आसक्ति हो, वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है वाक्य। वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति पदोच्चतः, ये एक संस्कृत का सेंटेंस है। उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या कहा था इन्होंने साहित्य दर्पण में? कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति ही पदोच्चतः। यहां से एक प्रश्न बनता है कि सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति पदोच्चतः किसके द्वारा कहा गया है? तो उत्तर होगा इसका आचार्य विश्वनाथ। दूसरी तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो भी नाम क्या आएगा? आचार्य विश्वनाथ। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। वाक्य से संबंधित जो बात थी वो ये थी कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने मतानुसार ये कहा था कि वाक्य के अंतर्गत योग्यता होना चाहिए, आकांक्षा होना चाहिए और आसक्ति होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले बिंदुओं में देखेंगे कि क्या होता है एक वाक्य में, क्या क्या होना चाहिए और इससे योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ निकलता है। इन सारी बातों को हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, अभी हमने देखा था योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। तो अब हम देखेंगे कि वाक्य के तत्व क्या होते हैं। हम क्या देखने वाले हैं? तत्व देखने वाले हैं। तो देखिए, तत्व में अगर हम पहली बात करें तो तत्व पहला क्या होता है कि भाई वाक्य में क्या होना चाहिए? सार्थकता सबसे महत्वपूर्ण है। सार्थकता का मतलब यह है दोस्तों, देखिए, जब भी कोई वाक्य बोला जाता है तो उस संपूर्ण वाक्य का कोई एक अर्थ स्पष्ट होता है। यदि कोई वाक्य इस प्रकार बोला गया है कि वो एक अर्थ को ना दे पाए तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो जो है उसकी सार्थकता को सिद्ध नहीं करता है। तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वो वाक्य की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य लिखा हुआ है, मान लीजिए राकेश चाय पीता है। राकेश चाय पीता है। तो यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है और इस वाक्य की सार्थकता स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहां हम कह सकते हैं कि वाक्य सही है। दोस्तों, इस चीज को आप इसलिए भी ध्यान रखें कि आगे चल के जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे
प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे फिर वो बात सार्थकता की हो या आप की योग्यता की हो, आकांक्षा की हो, अन्वय की हो इत्यादि के अनुसार वाक्यों का शुद्धिकरण किया जाता है। हमें इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में सार्थकता का होना बहुत जरूरी है। बिना सार्थकता के कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। वो वाक्य भी किस काम का, जो अपनी बात जिसके लिए वो बोला जा रहा है वो अपना अर्थ ना दे पाए। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है क्रम। देखिए क्रम का अर्थ ये है कि वाक्य में जो भी चीजें हमने शामिल की हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है। उस क्रम से उस वाक्य को जमाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वाक्य जो होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है घोड़ा में अस्तबल है, यह अशुद्ध वाक्य है। क्या होना चाहिए था भाई, वाक्य होना चाहिए कि अस्तबल में घोड़ा है, अस्तबल में घोड़ा है। अब देखिए यहां पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि यहां पर जो क्रम है वो गड़बड़ हो गया है, गलत हो गया है, इसीलिए यह वाक्य कैसा हो गया है, अशुद्ध हो गया है। परंतु इस वाक्य को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्रम है वो सही है और इसीलिए यह वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा, सही होगा। वाक्य के में क्रम बहुत जरूरी है। अगर क्रम सही नहीं है तो आपका वाक्य जो है वो कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब देखेंगे हम तीसरा तत्व जो है वाक्य का महत्वपूर्ण, और वो क्या है कि वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए, भाई वाक्य के अंदर योग्यता होना चाहिए। योग्यता का अर्थ यह है कि देखिए जब भी कोई वाक्य बोला जाता है तो उसकी अपनी एक योग्यता होती है। योग्यता का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, देखिए जिस किसी के परिक्षेप में वाक्य कहा जाता है उसकी अपनी एक योग्यता होती है, उसी की योग्यता के तहत उसके अनुसार शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि चिड़िया दौड़ती है। अब देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने वाक्य लिखा है कि चिड़िया दौड़ती है। अब देखिए यहां पर बात किसके प्रक्षेप में बोली गई है, तो भाई हमने बात करी है चिड़िया के संबंध में। अब चिड़िया की योग्यता होती है क्या दौड़ने की, नहीं होती। चिड़िया की योग्यता क्या है भाई, उड़ने की है, उड़ने की योग्यता इसके अंतर्गत है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह वाक्य एक तरह से क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि चिड़िया क्या है, उड़ती है। बात समझ में आई कि हमें क्या करना है कि वाक्य की योग्यता पर भी फोकस करना है कि जिसके लिए बात कही जा रही है या जिसके लिए हमने वाक्य प्रयोग किया है उसके ही हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी योग्यता के अनुसार ही हमें पूरे वाक्य को तैयार करना होगा। देखिए अगला जो बिंदु है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में कहा था, क्या होना चाहिए उसके अंतर्गत, उसमें योग्यता जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे उसी के आकांक्षा के बारे में कि आकांक्षा वाक्य के अंतर्गत क्या महत्व रखती है, क्या होना चाहिए। आकांक्षा, देखिए आकांक्षा का क्या अर्थ होता है, आकांक्षा के अर्थ से ही आप सब समझ जाएंगे। आकांक्षा का जो अर्थ होता है, आकांक्षा के अर्थ के हिसाब से देखिए जब हम कोई वाक्य बोलें तो उस वाक्य को सुनने वाला जो श्रोता है उसके मन में कोई जिज्ञासा शेष ना रहे उस वाक्य से संबंधित, इससे पूर्ण वाक्य ही क्या कहलाता है, उसकी आकांक्षा कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि मैंने बोला कि राम एक लड़का है, तो अब उसके संबंध में किसी प्रकार की बात जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक वाक्य में पता चल गया कि राम जो है वो लड़का है। तो श्रोता की जो जिज्ञासाएं हैं वो पूर्ण होना चाहिए। श्रोता की क्या होना चाहिए, जो जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासा जो है वो पूर्ण होना चाहिए
वाक्य को बोलने के बाद कोई जिज्ञासा श्रोता के अंदर शेष न रहे, वो जितनी भी आकांक्षाएं हैं श्रोता की वो पूर्ण करे वाक्य, तभी वो वाक्य सही कहलाएगा। क्लियर है? आकांक्षा को समझने के लिए सिर्फ इतना सा आप याद रखें कि भाई जो जिज्ञासाएं हैं श्रोता के अंदर वो पूर्ण होना चाहिए। वाक्य अगर आपने इस्तेमाल किया है, आप प्रयोग कर रहे हैं, तो सुनने वाले को और किसी प्रकार की जिज्ञासा ना रहे, वो जो वाक्य आपने बोला है वो पूर्ण रूप से उसको समझ में आए। वो होगी क्या? उसकी आकांक्षा। या हम यूं कहें कि वाक्य पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का अर्थ यही है कि उसके अंदर कोई बात ऐसी ना रहे जो अधूरी हो। क्लियर है? तो देखिए अगला देखेंगे हम, अगला होगा हमारा क्या? आसक्ति। तो देखो आसक्ति का अर्थ होता है दोस्तों क्या? समीपता। समीपता से अर्थ यह है कि देखिए जो वाक्य आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो विभिन्न पदों को आपने इस्तेमाल किया है, उन पदों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है उच्चारण के लिए। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए आपने कोई एक पद का उच्चारण किया, उसके बाद आपने काफी लंबा समय ले लिया, फिर आपने दूसरे पद का उच्चारण किया, फिर आपने तीसरे शब्द का उच्चारण किया, तो हुआ क्या कि जो समीपता थी उनकी वो उसमें क्या आ गया है? अंतर आ गया। उसके हिसाब से आपने जो बोला है वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उनको बोलने में समीपता होना चाहिए कि भाई जो आप वो वाक्य बोल रहे हैं, यदि उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, वाक्य जो है आपका सीधा सीधा है, तो आपको एक लय में एक निश्चित समय अंतराल में विभिन्न पदों का उच्चारण करना चाहिए। पूरा वाक्य एक साथ आप बोलेंगे तभी वो सही आसक्ति के अनुसार वाक्य होगा। यह था हमारा आसक्ति। अब एक और बिंदु बचा है जो कि तत्व के अंतर्गत आता है, और वो है क्या? अन्वय। देखिए दोस्तों, अन्वय का अर्थ क्या है? वाक्य में लिंग, वचन और कारक, इनके हिसाब से वाक्य सही होना चाहिए, तभी वो वाक्य शुद्ध कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि दीपाली खाना खाता है, ये मैंने वाक्य लिखा है। आपको पता है कि यह वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? लिंग, स्त्री, और उसके हिसाब से क्रिया क्या होना चाहिए थी? सेम होना चाहिए थी, पर यहां पर क्या किया है? क्रिया जो है हमने लिंग के अनुसार नहीं ली है, इसलिए ये एरर इसमें आ गई है। यानी कि अन्वय संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में है, इसीलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। ये थे हमारे वाक्य के तत्व जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे वाक्य के किसकी? अंग की। क्या वाक्य के अंग होते हैं? तो देखिए वाक्य के जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे वाक्य के अंग के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे भाई 2 होते हैं। एक क्या होता है? एक हमारा होता है उद्देश्य, और दूसरा हमारा क्या होगा? तो भाई दूसरा होगा हमारा विधेय। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि वाक्य अंग के कितने भेद होते हैं, तो हम बताएंगे 2। देखिए उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, इन दोनों को देखेंगे हम। तो देखिए जिस किसी वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है वो होता है उद्देश्य। देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि रामा खाना खा रही है। यहां पर जो वाक्य है वो किसके लिए लिखा गया है? भाई रामा के लिए लिखा गया है। या हम यूं कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वही क्या होते हैं? वही होते हैं हमारे क्या? उद्देश्य। मतलब जिसके परिक्षेप में बात बोली जा रही है वो होता है उसका उद्देश्य। यहां पर रामा के लिए
बात कही जा रही है वो हो गया उद्देश्य। ठीक, अब विधेय क्या होगा भाई, बाकी जो चीज बची वो होगा हमारा क्या, विधेय। यानी कि जो शेष वाक्य बचता है वो होगा विधेय। यानी कि उद्देश्य के लिए जो बात कही गई है वो होगा विधेय। बात समझिए मैंने क्या बोला कि देखिए जिसके लिए बात कही गई है वो हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब उद्देश्य के लिए जो बात कही गई है वो हमारा विधेय होगा। यानी कि खाना खा रही है ये क्या होगा, विधेय होगा, और रामा जो होगा वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। साधारण सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देश्य का मतलब ये है कि आप जो वाक्य दिया गया है वो किसके लिए है, वो होगा उसका उद्देश्य। क्लियर। और विधेय क्या होगा, तो भाई देखिए उद्देश्य के लिए जो बात कही गई है वो बात क्या होगी, वो होगी विधेय। वाक्य को जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो आपको उद्देश्य और विधेय पता होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपको जो वाक्य के प्रकार हम पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम वाक्यों के प्रकार। तो देखिए वाक्यों के प्रकार जब हम देखेंगे तो वाक्य के प्रकार हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। एक तो पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। देखिए यहां से पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर वाक्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहां पर कितने अक्षर लिखे हुए हैं, तीन होते हैं। दोस्तों देखिए हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जहां कहीं भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पर जहां कहीं भी हमें लगता है कि यार यहां पर हम थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वहां पर आपको थोड़ा सा हिंट ऐसा बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए अर्थ के हिसाब से, देखिए यहां पर अर्थ है और इसी प्रकार से हम 8 बता सकते हैं। तो अर्थ के हिसाब से वाक्य पढ़ेंगे हम 8 प्रकार के और रचना की दृष्टि से पढ़ेंगे हम 3 प्रकार के। तो देखिए रचना की दृष्टि से जो 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे उसमें पहला क्या होगा, तो पहला होगा सरल वाक्य। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा मिश्र वाक्य। और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होगा संयुक्त वाक्य। इनको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, और किस प्रकार से इनका परिवर्तन किया जाता है। जब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी भी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य में बदलिए, तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो क्या कुछ उनके नियम होते हैं वो हम देखेंगे। अभी हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से कि जो प्रकार है अर्थ की दृष्टि से वो कितने हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे पहला, देखिए पहला क्या होगा, पहला होगा विधिवाचक। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा निषेधवाचक। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आज्ञावाचक। चौथा क्या होगा, चौथा होगा भाई विस्मयवाचक। अगला होगा संदेहवाचक। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कोई भी वाक्य देख के पूछ लिया जाता है कि बताइए किस प्रकार का वाक्य है। तो उस हिसाब से हमें इन सारे वाक्यों को पहचानना आना चाहिए। चलिए संदेहवाचक के बाद बात करेंगे हम किसकी, इच्छावाचक की। फिर अगला क्या है, अगला है संकेत, यहां लिख देते हैं। अगला क्या है, संकेत। और अगला हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक। तो गिनते कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब हम वाक्यों के प्रकार की बात करेंगे तो रचना की दृष्टि से 3 होंगे और अर्थ की दृष्टि से होंगे 8। रचना की दृष्टि से कौन कौन से होंगे भाई, सरल होंगे, मिश्र होंगे और संयुक्त होंगे। और अर्थ की दृष्टि से बात करें तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। ये हो जाते हैं वाक्यों के प्रकार। तो दोस्तों अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे आपसे, तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन प्रकारों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे परिवर्तित कर सकते हैं।
जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा प्रश्न पूछते हैं कि भाई कोई सेंटेंस देके पूछ लेंगे, बताइए कि ये किस प्रकार का वाक्य है। उसके बाद हम वाक्य परिवर्तन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो आपका इस वाक्य से संबंधित जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।